तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया स्वागत करता हूं आपका फिर से आरफिन खान क्लासेस पे। हमने अपने पिछले वीडियोस में अपने एक चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। अभी तक इसके 6 पार्ट आ चुके हैं और ये इसका पार्ट 7 होने वाला है ना। स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमने एक चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। अभी तक इस चैप्टर के 6 पार्ट आ चुके हैं। ये वीडियो चैप्टर का 7वां पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। मैं ये इसका अगला पार्ट कल ही डाल दूंगा, कल या परसों में डाल दूंगा। तो ये चैप्टर फिर हमारा अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सीड कैपिटल। क्या? सीड कैपिटल। देखो, सीड कैपिटल के बारे में पढ़ाता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले सीड कैपिटल। सबसे पहले समझो सीड का मतलब क्या होता है। सीड का मतलब होता है बीज। क्या होता है? बीज। अच्छा, किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एक आइडिया आता है। क्या आता है? एक आइडिया आता है, यानी कि कुछ पनपता है दिमाग में। आइडिया आता है, फिर उसको हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। हमने ये चीज अपने प्रोसेस मतलब उस स्टार्टअप के प्रोसेस में भी पढ़ा था कि कैसे स्टार्टअप किया जाता है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट यही था कि आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले क्या आता है? आइडिया आता है। अच्छा, अब मान लो कि जैसे कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है और मेरे दिमाग में आइडिया आ गया मेरे को कि मेरे को कोई स्टार्टअप करना है। अब उस स्टार्टअप के लिए मेरे को एक आइडिया आया, क्योंकि मैंने बताया कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? इनोवेशन। क्या होता है स्टार्टअप का मतलब? इनोवेशन। जो हेल्प करे किसकी? नॉर्मल पब्लिक की, है ना, कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मेरे को एक ऐसा फोन बनाना है जो लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना, मतलब एक्स वाई जी तरीके का फोन बनाना है। अब उस फोन को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को आइडिया की जरूरत है। आइडिया तो मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें एक सैंपल बनाना होता है। हमने अपने उसमें भी पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस में ही पढ़ा था। अब उसका सैंपल बनाने के लिए या फिर उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक फंडिंग की जरूरत है। तो उसी फंडिंग को क्या बोलते हैं हम? उस फंडिंग को हम बोलते हैं सीड कैपिटल। क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। यानी कि सीड कैपिटल जो होता है वो होता है स्टार्टिंग कैपिटल। क्या? स्टार्टिंग कैपिटल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के सबसे शुरुआत की कैपिटल को क्या बोला जाता है? सीड कैपिटल बोला जाता है। ठीक है। तो जब हमारा जब हमारा जो स्टार्टअप है, क्या जो जब हमारा स्टार्टअप आइडिएशन स्टेज पे होता है, कौन से स्टेज पे? आइडिएशन स्टेज पे। तब हम क्या रेस फंड करते हैं? हम करते हैं सीड कैपिटल फंड, मतलब फंड, सीड कैपिटल फंड को हम क्या करते हैं? रेस करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग कैपिटल या फिर इनिशियल कैपिटल। क्या? इनिशियल कैपिटल ऑफ बिजनेस। यानी कि किसी भी बिजनेस का इनिशियल कैपिटल क्या होता है? उसका सीड कैपिटल होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये किस किस से हम अक्वायर कर सकते हैं, यानी कि हमें सीड कैपिटल जो है वो किस किस से मिल सकता है? वो हमें हमें हमारी फैमिली से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, मार्केट से मिल सकता है फंड, और किससे मिल सकता है? फाउंडर से मिल सकता है, और एक्सेट्रा, और अदर लोगों से मिल सकता है। यानी कि सीड कैपिटल जो शुरुआत की जो इनिशियल फंडिंग होती है बिजनेस की, जिसे हम सीड कैपिटल बोलते हैं, वो या तो हमें हमारी फैमिली से मिल जाता है या फ्रेंड से मिल जाता है ज्यादातर, या फिर फाउंडर या मार्केट से हमें वो पैसे कैपिटल मिल जाती है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी सीड जो सीड कैपिटल होती है वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क की होती है। क्या होती है? इसके अंदर रिस्क बहुत होता है। हाई रिस्क की कैपिटल होती है वो। ठीक है, क्या होती है ये? हाई रिस्क की। यानी कि जो सीड कैपिटल का जो फंड है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई रिस्की होता है। उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई इनिशियल कैपिटल है बिजनेस की। अब अभी तो हमें आइडिया ही आया है ना, अब हमें पता थोड़ी ना कि हमारा आइडिया चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, या फिर कैसे चलेगा, कैसे होगा। यानी कि अगर मान लो अभी मुझे आइडिया आया, अगर मैंने कैपिटल उठा लिया और उस मैंने एग्जीक्यूट कर दिया अपने प्लान को, अब वो प्लान बनते 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 वो प्रोडक्ट फेल हो जाए, तो इससे क्या होगा? सारी कैपिटल तो खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा रिस्क होता है। क्या होता है? हाई रिस्की होता है। क्या होता है? सीड कैपिटल हाई रिस्की होता है ना। अच्छा, और इस कैपिटल को रेज करने के लिए सबसे कम लीगल वर्क होता है। यानी कि इसमें जो लीगल वर्क होता है, क्या लीगल वर्क या पेपर वर्क, वो बहुत कम होता है। पेपर वर्क लेस होता है, यानी कि बहुत कम होता है। ठीक है, और ये इजिली मिल जाता है, और इसमें लेस लीगल फीस भी लगती है, यानी कि लीगल फीस भी बहुत कम लगती है। लेस लीगल फीस। ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं शुरुआत से बताता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आज हमने जो अपना टॉपिक शुरू किया स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन में, अपना हमारा टॉपिक है सीड कैपिटल। इस सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैंने ये बताया कि जब भी हमारा बिजनेस इनिशियल स्टेज पे होता है, यानी कि आइडिएशन स्टेज पे होता है, जब हमें आइडिया आया होता है, तो हमें अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होती है? कैपिटल चाहिए होती है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए।
तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा कैपिटल रेज करते हैं? सीड कैपिटल रेज करते हैं। सीड कैपिटल को क्या बोलते हैं? इनिशियल कैपिटल ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का कोई इनिशियल कैपिटल होगा। इसको हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं? अपने फैमिली से रेज कर सकते हैं, फ्रेंड्स से रेज कर सकते हैं, मार्केट से, फाउंडर से रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाई रिस्की फंड कैपिटल होता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा हाई रिस्की होता है और इसमें सबसे कम पेपर वर्क लगता है और लीगल फीस भी इसमें बहुत ज्यादा ही कम लगती है। तो ये क्या था हमारा? ये हमारा था सीड कैपिटल। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों, अब जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने पढ़ा अपना सीड कैपिटल को। अब सीड कैपिटल के बाद हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। तो जो हमारा फाइनेंस होता है वो हम दो तरीके से रेज कर सकते हैं। जो हमारा फाइनेंस होता है वो हम कितने तरीके से रेज कर सकते हैं? हम दो तरीके से रेज कर सकते हैं। पहला इक्विटी, क्या? बाय इक्विटी। और दूसरा बाय डेब्ट। बाय डेब्ट, यानी कि सबसे पहले हम इक्विटी इशू करके फाइनेंस रेज कर सकते हैं, या फिर हम डेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग। और एक होता है हमारा डेट फाइनेंसिंग, क्या? डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, देखो, सबसे पहले अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर हमारा क्या क्या आता है? जो हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग है उसके अंदर आता है वेंचर कैपिटल फंड। क्या आता है? वेंचर कैपिटल फंड। और एंजल इन्वेस्टर। और क्या आता है सर? एंजल इन्वेस्टर आता है, ब्रिज फाइनेंसिंग आता है, ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग। और क्या आता है? और आता है सीड कैपिटल, वो सीड बोल रहा हूँ। एक और हमारा आता है 2 मिनट बता रहा हूँ, दिमाग से निकल गया। और आता है हमारा सीरीज फंडिंग। क्या आता है? सीरीज फंडिंग। ठीक है, जो हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग होता है, इक्विटी फाइनेंस में हमारे 4 तरीके के फंड आते हैं। एक आता है हमारा वेंचर कैपिटल फंड, एंजल इन्वेस्टर, ब्रिज फाइनेंसिंग, सीरीज फाइनेंसिंग। यानी कि इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने इक्विटी रेस करके हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंस को उठा सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि इन सबका मतलब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारा वेंचर कैपिटल। क्या? सबसे पहले हमारा वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, या फिर इसे कह सकते हैं प्राइवेट इक्विटी। क्या? प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, देखो देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अपना वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो स्टार्ट मतलब जो बिजनेसमैन होता है जिसने अपना स्टार्टअप किया होता है, वो क्या करते हैं? वो एक वेंचर कैपिटल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी। वो क्या करते हैं? इक्विटी इशू करते हैं। किसको? इक्विटी इशू करते हैं। किसको? इन्वेस्टर को। ठीक है, और इसके बदले में वो बता में क्या देते हैं? वो या तो उन्हें वो देते हैं कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो कि हो सकता है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्या हो सकता है? या फिर वो कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो हम स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इशू करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते हैं। किसके बदले में? फंड के इन्वेस्टमेंट के बदले में, यानी कि उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं और उसके बदले में उनको क्या देते हैं? उन्हें इक्विटी देते हैं। ठीक है, फिर उसके इसका फंडिंग प्रोसीजर भी होता है। इसका फंडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले उन्हें क्या देना पड़ता है? फंडिंग प्रोसीजर इसका होता है, जो फंडिंग प्रोसीजर फंडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले उन्हें क्या इशू करना पड़ता है? टर्म शीट, एक टर्म शीट बनानी पड़ती है उन्हें। ठीक है, क्या बनानी पड़ती है? एक टर्म शीट बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है शेयर होल्डर के पास। फिर उसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, देखो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता है? उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी में एंटर द शेयर होल्डर एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है।
यानी कि नॉमिनेशन, डिस्क्लोजर वगैरह वगैरह, मतलब उन्हें जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वो चीजें देनी पड़ती है। फिर उसके बाद उन्हें इशू करना पड़ता है सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, फिर वो क्या करते हैं, इशू करते हैं सिक्योरिटीज किसके थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद नेसेसरी जो ई फॉर्म्स होते हैं, जो ई फॉर्म फाइल करते हैं किसको, आरओसी को। आरओसी को क्या करते हैं, ई फॉर्म फाइल करते हैं। फिर उसके बाद वो अमेंडमेंट करते हैं किसमें, अपने एओए में, अमेंडमेंट करते हैं अपने एओए में। और एमओए एज पर द शेयर होल्डर अग्रीमेंट, एज पर द अग्रीमेंट, यानी कि जैसा अग्रीमेंट बनाए उसी के बिहाफ पे वो क्या करेंगे, उसी के बिहाफ पे वो क्या करेंगे, अपने एओए को चेंज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीशन ऑफ कंडीशन, और फिर क्या बनाते हैं, कंडीशंस बना देते हैं। क्या बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वेंचर कैपिटल, या फिर जिसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। इसमें क्या होता है, जो भी स्टार्टअप होता है वो इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए क्या इशू करता है, उन्हें इक्विटी इशू करता है, जो कि होता है कन्वर्टेबल, कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये इशू करते हैं। अब इसको इशू करने के लिए उनको पूरे प्रोसीजर करना पड़ता है। उनका पहला प्रोसीजर होता है वो एक टर्म शीट तैयार करते हैं, फिर जिसके अंदर वो क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। फिर उसके बाद शेयर होल्डर या फिर अग्रीमेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या इशू कर देते हैं, सिक्योरिटीज को इशू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या फाइल करते हैं, वो ई फॉर्म फाइल करते हैं किसके पास, आरओसी के पास। फिर उसके बाद ये सब प्रोसीजर होने के बाद वो अपने एओए में अमेंडमेंट कर देते हैं एज पर द एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा उसके उसी के जैसा वो क्या करते हैं, अपने एओए को क्या कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कंडीशन सेट कर देते हैं कि ये कंडीशंस है, ये रूल्स रेगुलेशंस है, तो वो क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी को दे देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला है, इसके बाद जो हमारा अगला है वो आसान है। देखो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर, देखो जो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं, ये होते हैं बड़े लोग। क्यों होते हैं, बड़े लोग होते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या लिखा है, एंजल इन्वेस्टर आर यूजुअली इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल हु आर विलिंग टू फंड द वेंचर इन रिटर्न ऑफ इक्विटी स्टेक। यानी कि ये क्या होता है, ये प्रोफेशनल होते हैं, या तो ठीक है, या तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री होते हैं। यानी कि मेनली क्या होते हैं, ये इंडस्ट्री वगैरह के लोग होते हैं, और क्या कौन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं किसमें, किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है अब क्या है, जो एंजल फंड वाले, क्या एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो किसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंजल मतलब क्या है, हमारा पहला, एंजल फंड शैल बी इन्वेस्ट इन, एंजल फंड शैल बी इन्वेस्ट इन, देखो किस किस में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात, इसे बेसिकली इस तरीके से पढ़ो कि एंजल इन्वेस्टर किस किस फंड में, स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहला, ये कोई भी वो वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे जिसका टर्नओवर ना, हाँ, जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से कम होगा, लेस देन 300 करोड़, क्या लेस देन 300 करोड़। ठीक है, यानी कि स्टार्टअप को 300 करोड़ से कम का होना चाहिए। और जिस स्टार्टअप में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या जिस स्टार्टअप में जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इनका कोई फैमिली कनेक्शन होना नहीं चाहिए उससे। ठीक है, फैमिली कनेक्शन होना नहीं चाहिए। देखो एंजल एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो अपने फंड को, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं कौन से वाले स्टार्टअप में, वो पहला तो वो स्टार्टअप 300 करोड़ से नीचे का होना नहीं चाहिए, मतलब उसकी स्टार्टअप का जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ से ऊपर होना नहीं चाहिए, लेस देन 300 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और वो कोई भी वो स्टार्टअप कोई भी फैमिली कनेक्शन से मतलब रिलेटेड होना नहीं चाहिए, यानी कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं स्टार्टअप उनसे रिलेटेड होना नहीं चाहिए, यानी कि उनकी फैमिली का कोई स्टार्टअप होना नहीं चाहिए, उनके फैमिली से हटके होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टर investment by an angel investor can be venture fund undertaking shall not be take less than 25 exit। देखो जब भी ये इन्वेस्ट करेंगे, क्या या वो 10 लाख से नीचे नहीं कर सकते, 10 लाख से नीचे नहीं कर सकते, और 25 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। 25 लाख है, सॉरी 25 लाख बोलो, 10 करोड़, 25 लाख रुको, 25 टू 10 करोड़, यानी कि इनकी जो लिमिट है, क्या इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, वो क्या है, 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक। ठीक है, क्या इनकी लिमिट है, किसकी इन्वेस्टमेंट की,
इन्वेस्टमेंट की। तो इनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा एंजल इन्वेस्टर, उसका अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट माइंड एंजल अंडरटेकिंग लोकेटेड इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, जो इनका लॉक इन पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का, क्या इनके इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड होता है वो 1 साल तक का होता है। इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड 1 ईयर। देखो शुरू से बताता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा मैं हिचकिचा गया, फिर से बताता क्या पढ़ा रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, आमतौर पर बोला जाता है ये बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो नए नए स्टार्टअप में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये 300 करोड़ से जिसका, ये ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जिसका टर्नओवर 300 करोड़ तक होना चाहिए, 300 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर ये वैसे स्टार्टअप में जिस स्टार्टअप में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इनका कोई भी फैमिली कलेक्शन होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना अगला पॉइंट पढ़ा कि इसकी लिमिट क्या है, ये किसी भी स्टार्टअप में 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनका लॉक इन पीरियड जो होता है इस इन्वेस्टमेंट का वो होता है 1 साल। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एंजल इन्वेस्टर था। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये हमारा क्या था वैसे, एंजल इन्वेस्टर। अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब जो हम अगला पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रिज राउंड। क्या, मार्कर भी खत्म हो रहा है, ब्रिज राउंड। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई स्टार्टअप होता है वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोन्स उठा लेते हैं। कितने, क्या, बड़े बड़े लोन्स उठा लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है लार्जर फंडिंग, यानी कि मान लो कि उन्होंने क्या उठा लिया, एक लार्ज फंड उठा लिया, लार्ज फंड उठा लिया जो कि क्या है, 1 साल तक का है। ठीक है, अब इन्हें क्या हुआ कि अब इनको, इन्होंने ये फंड तो उठा लिया, अब बीच में इनको, और ये फंड इन्होंने किसी काम में लगा दिया, यानी कि वर्क नंबर 1 और वर्क नंबर 2 में लगा दिया। अब मान लो कि इन्होंने इसमें भी अपने फंड को पूरा लगा दिया, इसमें भी फंड को पूरा लगा दिया, और इनका ये पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इनको इसके बीच में जो इनको काम करवाने के लिए और फंड चाहिए, तो वो क्या उठाते हैं, वो स्मॉल फंड्स उठाते हैं। क्या उठाते हैं, स्मॉल फंड उठाते हैं, यानी कि और छोटे छोटे पैसे क्या लेते हैं, उधार लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिज फंड होता है, ब्रिज फंड बोलते हैं। ब्रिज फंड का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, गैप, ये गैप बिटवीन द लार्जर फंड, यानी कि लार्जर फंड के बीच में जो गैप बढ़ता है, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बीच में हमें छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रिज फंडिंग बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल से समझो कि हमने बैंक से मान लो कि 1 करोड़ का लोन लिया, और उसका इंटरेस्ट और उसको हमें लौटाने कितने साल बाद, 2 साल बाद उसे हमें लौटाना है। ठीक है, अब इस 1 करोड़ के लोन के इंटरेस्ट भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, अब इस 1 करोड़ के लोन के इंटरेस्ट के समेत रीपे करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे बैंक से लोन उठा लेते हैं। ठीक है, लोन नंबर 2 उठा लिया, लोन नंबर 1 को, यानी कि लोन नंबर 1 को पे करने के लिए हमने लोन नंबर 2 उठा लिया। तो जो हमने लोन नंबर 2 उठाया लोन नंबर 1 पे को करने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज राउंड बोलते हैं। यानी कि ब्रिज राउंड का मतलब क्या होता है कि ये एक गैप, मतलब लार्ज फंड के बीच में एक गैप बनाते हैं स्मॉल फंड का, यानी कि बड़े बड़े लोन को चुकाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे लोन्स को लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जो हमारी, इसी से ना हमारे जो पैसे हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, देखो अच्छा एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, क्या लिया मैंने, बैंक से लोन लिया। ठीक है, और उस लोन का टेन्योर पूरा हो गया, लोन का टेन्योर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उस लोन 1 को मुझे रीपे करना है, तो मैं क्या करूंगा, और मेरे पास पूरे पैसे तो है नहीं। मान लो कि मैंने 1 करोड़ का लोन लिया और मेरे पास 80 लाख रुपए, 20 लाख रुपए नहीं है, यानी कि मैंने एक करोड़ का लोन लिया जिसमें से मेरे पास 80 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए नहीं है। तो इस 20 लाख को पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लोन नंबर 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक और लोन लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरा स्मॉल लोन है, यानी कि छोटा सा लोन है, और इसको, ये दोनों को पूरा करके पूरा 1 करोड़ रुपए क्या कर देता हूँ, मैं रीपे कर देता हूँ किसको, बैंक को। तो इसी को सिंपली बोलते हैं ब्रिज राउंड, यानी कि बड़े बड़े लोन्स को चुकाने के लिए, यानी बड़े बड़े फंडिंग को के बीच में जो हमें छोटी छोटी फंडिंग चाहिए होती है, उसको, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रिज राउंड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था। फिर उसके बाद जो हम अगला अगला पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम अपना अगला पढ़ेंगे, अब जो हमारा अगला फंडिंग है वो सबसे ज्यादा आसान है, इसको हम बोलते हैं सीरीज फंडिंग। क्या बोलते हैं, सीरीज फंडिंग, यानी कि फंड को टुकड़ों में उठाना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक इन्वेस्टर है जो कि तैयार हो गया हमें कितने रुपए, 100 करोड़ रुपए देने के लिए, यानी कि 100 करोड़ रुपीज हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो अब हम क्या, वो क्या करेगा, वो हमें 100 करोड़ एक बार में नहीं देगा, हम बोलेंगे रुको, हमें 100 करोड़ एक बार में नहीं चाहिए, आप ही हमें क्या दो, तोड़ तोड़ के दो, क्योंकि एक बार में जब पैसे आ जाएंगे तो हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हम एक सीरीज बनाए थे, कैसे सीरीज बनाए थे,
BC सीरीज, ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे हमें पहले में दे दो 20 करोड़ रुपए, ठीक है, दूसरे राउंड में हमें दे देना 50 करोड़ रुपए, और तीसरे राउंड में हमें क्या दे देना, 30 करोड़ रुपए दे देना, ठीक है। तो इसी तरह सीरीज फंडिंग होती है। सीरीज फंडिंग में क्या होता है, हम फंडिंग को एक साथ नहीं उठाते, हम उसको सीरीज में उठाते हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े करके उठाते हैं, ठीक है। अब जो सीरीज फंडिंग होता है वो हमारा उसका टेन्योर क्या होता है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक, क्या 6 महीने से लेके 2 साल तक हम सीरीज फंडिंग उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो सीरीज फंडिंग का मतलब सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, हम इकट्ठे पैसे नहीं उठाते, हम उसको पार्ट में टुकड़ों में बांट के उसको पैसे उठाते हैं। तो हमने पहले बोल दिया कि हमें सबसे पहले 20% दे देना, फिर हमें 30-50% देना, फिर उसके बाद हमें रिमेनिंग अमाउंट सी पार्ट में हमें वापस कर देना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को हम बोलते हैं सीरीज फंडिंग, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। एक बार मैं रिवाइज कराया था, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। देखो आज हमने सबसे पहले पढ़ा सीड कैपिटल, क्या पढ़ा, सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब हमने क्या समझा कि आइडिएशन स्टेज पे जब हम किसी भी कैपिटल को रेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीड कैपिटल बोलते हैं, जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क कैपिटल होता है। हाई रिस्क कैपिटल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ कैपिटल या बिजनेस, इनिशियल कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं, इनिशियल कैपिटल ऑफ बिजनेस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि फंड को हम कितने तरीके से रेज कर सकते हैं, हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले इक्विटी और दूसरा डेब्ट। तो डेब्ट तो आज हम पढ़ नहीं रहे, आज हम इक्विटी पढ़ रहे हैं। तो इक्विटी में हमने सबसे पहले पढ़ा वेंचर कैपिटल। कौन, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब का मतलब हमने ये समझा कि हम जिसको इक्विटी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके हम क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और इनको हम कैसे फंड रेज, किसके थ्रू फंड रेज करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह फंड, प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह हम इक्विटी को इशू करते हैं और उनसे क्या करते हैं, हम फंड को रेज करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है। ये वो वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका जिसका टर्नओवर 300 करोड़ से कम हो या फिर 300 करोड़ तक हो, ठीक है। और जो जिसमें भी एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, जान पहचान का मेंबर होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब हमने पढ़ा कि बड़े बड़े लोन को चुकाने के लिए हमें छोटे छोटे लोन लेने पड़ते हैं, यानी कि बड़े बड़े फाइनेंस के बीच में हमें छोटे छोटे पैसे फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, उसी को क्या हम बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अपना लास्ट सीरीज फंडिंग, क्या सीरीज फंडिंग। देखो सीरीज फंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया कि हम जो जब भी हमें इन्वेस्टर से फंड मिलता है तो हम उसको एक ही बार में नहीं उठाते, हम उसको टुकड़ों में उठाते हैं। तो जैसे कि हमें 100 करोड़ रुपए मिल रहे तो उसको हम पार्ट ए में लेंगे, हम 20 करोड़। फिर उसके बाद हम कुछ टाइम बाद ले लेंगे 30 करोड़। फिर उसके बाद हम कुछ टाइम बाद 50 करोड़ और ले लेंगे। ऐसा करके हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हम सीरीज फंडिंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो फंड है बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा अपने फंड्स के बारे में और सीड कैपिटल के बारे में। अब ये इस वीडियो का 7वां पार्ट था, और नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो स्टार्टअप का चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।